शुरू होगा प्लीज। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो, तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? बरनौल तो आज आप लगाइए, आपकी जल रही है आज बरनौल आपको जरूरत है। मैं हूँ यासर मलिक। ईडी जो है वो मोदी जी की प्राइवेट एजेंसी है जिससे सरकारी गिराई जाती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। कांग्रेस की प्रवक्ता बिना पढ़े लिखे चर्चा में कभी ना आना, क्योंकि भी आपकी घुटने बीच में ना बोले। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। ना पत्रकार अच्छी, गौरव ना जी। प्रवक्ता तुम्हें तो वो भी नहीं दिया, गौरव तुम तो जी, दलाली करके। गौरव जी उनको बोलने दीजिए। एक मिनट चुप होइए। अधिवक्ता कैसे मैंने कैसे कहा आपके प्रोग्राम में, बताइए। लाइव डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बदतमीजी कर रहे थे, तभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ऐसा सबक सिखाया कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया भागने पर मजबूर हो गए। साथ के साथ बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया अंजना ओम कश्यप जो गोदी मीडिया की एंकर है उनसे भी बदतमीजी करने लगते हैं। उसके बाद अंजना ओम कश्यप भी अच्छा खासा सबक सिखाती है। सुप्रिया श्रीनेत और अंजना ओम कश्यप दोनों मिलकर बीजेपी प्रवक्ता ही बोलती बंद कर देती है। रोने लगते हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया। सुप्रिया श्रीनेत से बदतमीजी करते हैं, उनको पत्रकार के तौर पर दलाल कहते हैं और उनको जो है उल्टी सीधी भाषा का उनके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं गौरव भाटिया। तो गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी अच्छा खासा सबक सिखाती है, लताड़ती है और साथ के साथ सुप्रिया श्रीनेत भी उनकी ऐसी बकिया उधेड़ती है, उनको तोतला भाटिया और उनको नंगे कपड़े और न जाने किन किन कमेंट से उनको जो है पुकारती हैं, जिसके बाद गौरव भाटिया की आंखों में आंसू आने लगते हैं और कैसे बिलबिलाने लगते हैं। आप लोग ये पूरी डिबेट देखकर जाइए। तर्कों पर बात नहीं करके इधर उधर की बातें करते हैं और पर्सनल अटैक करते हैं सुप्रिया श्रीनेत पर, जिसके बाद उनकी कैसी बकिया उधेड़ी जाती है आप लोग देख कर जाइए। कीजिएगा उनको। गौरव भाटिया जी, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि देखिए बेल पर बाहर घूम रहे हैं, बेल पर बाहर घूम रहे हैं, लेकिन ये तो मतलब आरोप पत्र ही नहीं स्वीकार अगर हो तो ये तो सेटबैक है ना। मतलब कर क्या रहा था ईडी, क्या कर रहा था? नहीं अंजना जी, देखिए जो तथ्य मैंने रखे थे, एक एक तथ्य विधिक तौर पे भी और तथ्यात्मक रूप पे भी सही साबित हुआ। जो मुनीश पांडे ने बताया है और जो मैंने बताया है वो एक ही बात बताई है। आपने कहा चार्जशीट की कॉग्निजेंस नहीं ली गई, तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि जो प्राइवेट कंप्लेंट है वो आज भी चल रही है। एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 सोनिया गांधी और राहुल गांधी है और उस ट्रायल में 420 का सेक्शन लगा हुआ है, तो उसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है। क्या इससे कोई इंकार कर सकता है? उसी केस में पहला केस जिसको मैंने हवाला दिया, लीगल बात नहीं करते, लीगल बात नहीं करते। अब अगर आप लीगल समझ ना रखो तो हम क्या कर सकते हैं? अगर अभिषेक मनु सिंघवी जी, पी चिदम्बरम जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो आते चर्चा पे तो मैं जरूर बताता और वो भी अपना तर्क रखते। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये लीगल बात ही है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और देखिए नाम लिखा है सोनिया गांधी का इस ऑर्डर में, ये गए कि क्वॉश कर दीजिए जो क्रिमिनल कंप्लेंट है, क्वॉश मतलब खत्म कर दीजिए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने और दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हम खत्म नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पहला जो केस है वो आज भी चल रहा है। तो राहत कैसी है? मैं तो ये कहूंगा कि आगे हो सकता है कि न्यायालय में ट्रायल चले और 7 साल की सजा हो जाए। अगर इसको डकैत इटालियन एक राहत मानते हैं तो ये उनकी मर्जी है। अब मैं आता हूं जो आज का ऑर्डर है। देखिए आज के ऑर्डर में फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात न्यायालय ने करी है। दूसरी बात, जो जांच एजेंसी है उसके पास लीगल रेमेडी है। लीगल रेमेडी क्या है? उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि कानून जो है यहाँ पे साइलेंट है, वैक्यूम है। जजमेंट्स देखेंगे और उच्च न्यायालय कह सकता है कि प्राइवेट कंप्लेंट में भी ईडी के पास अधिकार है। लेकिन आज बड़ी बात जो है, जो मैं पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए ऐसा कैसे है जो एजेएल है उसके पास 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स थे। अंजना जी समझिए, 2000 करोड़ रुपए के एसेट्स थे एजेएल के पास, 90 करोड़ रुपए का लोन था। एक नई कंपनी आती है यंग इंडिया, जिसमें 38% जो शेयर होल्डिंग है वो सोनिया गांधी की है और 38% जो है वो राहुल गांधी की है। जिस कंपनी के पास 2000 करोड़ के एसेट हैं, वो क्या 100 करोड़ के एसेट में कह रहा हूं 90 में बेच देती, औने पौने भाव पे बेचती और 90 करोड़ का जो उसका लेन देन था, जो कर्ज था, वो खत्म हो जाता। लेकिन 50 लाख रुपए
डोटेक से 1 करोड़ रुपए उधार लेती है यंग इंडिया, और यंग इंडिया को 2000 करोड़ के असेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, जो सोनिया गांधी ठीक है। और राहुल गांधी जो आरोप है वो यही है। और मुनीश, आपको कहीं भी बीच में लगे इशारा कीजिएगा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट हो तो गौरव जी मैं आ रही हूं। एक बार सुप्रिया जी जवाब दीजिए। मैं इन सारे आरोपों का जवाब दूंगी, लेकिन मैं दो बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूं। ये जो बार बार आपके यहां लिखकर भी आ रहा है और बोल भी रहे बीजेपी वाले, पिक्चर अभी बाकी है, उनको मैं ये बताना चाहती हूं कि 12 साल की मशक्कत के बाद एक चार्जशीट बनी, और वो इतनी खोखली और इतने झूठ के पुलिंदे पर खड़ी थी कि उसकी कॉग्निसेंस नहीं ली जा सकी। तो अब ईडी ईडी रगड़ता रहे ईडी, एक जगह नहीं 10 जगह अपील करे, एक जगह नहीं 10 और एफआईआर फाइल करे। देश को समझ में आ गया कि प्रतिशोध की, बदले की भावना से पॉलिटिकल विंच हट की कितनी गंदी राजनीति बीजेपी कर रही है ईडी के माध्यम से। पहली बात मैं ये बोलना चाहती हूं। एक और बात आपके दर्शकों को बता दूं यहां पर, उसका खंडन कोई करना चाहे तो करके दिखाए। 2015 में कटोच जी ईडी के डायरेक्टर थे, जिनका अपॉइंटमेंट नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। उन्होंने कहा था इस मामले में कोई दम नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग के कोई चार्जेस नहीं, इस मामले को बंद कर दिया गया। फिर कुरेदा गया ये मामला और दोबारा से ये मामला खुलवाया गया। तो ईडी की तो ये विश्वसनीयता है। अब मैं आपकी बातों पर जाती हूं अंजना जी। यहां पर इतने बड़े प्रवक्ता महोदय, 2000 करोड़ कहां से डेटा आया, मुझे जरा बताइए। 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? या तो अरुण जेटली जी दिवंगत आत्मा, उनके लिए झूठ बोला जा रहा है, या निर्मला जी झूठी है, क्योंकि उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब रेज करी कंप्लेन तो उसमें लिखा कि 359 करोड़ की प्रॉपर्टी है। वो 2000 करोड़ की कैसे बना दी इन्होंने? जरा पहले तो मुझे यह बताइए, क्या वित्त मंत्रालय और आईटी डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है? पहली बात। और अब मैं आपके आरोपों पर जाती हूं। अगर अंजना जी, मैं आप ही के तथ्य और जो तथ्य बीजेपी भी दे रही है कि कैसे 90 करोड़ का 50 लाख में हो गया, कैसे ट्रांसफर हो गया, ये बता दूं। उसी पे ईडी के भी तथ्य, ईडी के तथ्य तो धराशायी हो गए ना, ईडी को तो मुंह की खानी पड़ी, फुस हो गया नरेंद्र मोदी जी का पटाखा। मैं उसी तथ्यों पे बात कर रही हूं। अब तथ्य सुनिए। एजेएल एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पंडित ने, और थोड़ा सा मैं इसमें 1 मिनट का वक्त लूंगी, आशा करती हूं मुझे टोका नहीं जाएगा। एजेएल पंडित नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जी जैसों ने कंपनी बनाई और नेशनल हेरल्ड पेपर आजादी की लड़ाई का मुखपत्र बना। जब एजेएल में वित्तीय दिक्कतें आई, संकट आया, तो 2002 से 2011 के बीच में 100 ट्रांजैक्शन नेफ्ट आरटीजीएस चेक के माध्यम से कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन दिया। लेकिन कंपनी कर्ज में डूबी थी। और यह पैसा क्यों दिया गया? बिजली के बिल देने के लिए, वीआरएस देने के लिए, पेंशन देने के लिए, सैलरी देने के लिए, इस तरह की चीजों पर। जब कंपनी संकट में डूबी थी तो इसको डेट टू इक्विटी कन्वर्जन कहा जाता है। और अगर डेट टू इक्विटी कन्वर्जन, कर्जे को शेयर में तब्दील करना गलत है, तो सरकार का एनसीएलटी, सरकार की आईबीसी और पूरा कॉर्पोरेट इंडिया बंद हो जाएगा। आज भी एनसीएलटी में डेट टू इक्विटी कन्वर्जन करके कंपनीज का वारा न्यारा किया जा रहा है। पहली बात। और यंग इंडियंस जो बनी, वो सेक्शन 25 के अंतर्गत नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनी। उस कंपनी का एक भी शेयर होल्डर, एक नया पैसे का डिविडेंड, एक नए पैसे की सैलरी, कोई वित्तीय लाभ वहां से नहीं कमा सकता है। शेयर होल्डर है यंग इंडियन, ओनर नहीं है। प्रॉपर्टीज एजेएल के पास रही, जो राजस्व आ रहा है एजेएल से आ रहा है। और बीजेपी की महामूर्खता देखिए, बेच देते एसेट। नहीं बेच सकते हैं एसेट, ये लीज पर मिले हुए एसेट्स हैं जो हमें यूज करने के लिए मिले हैं। और उसके बाद हमने जब डेट टू इक्विटी कन्वर्जन किया तो नेशनल हेरल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज का पुनर्जीवन हुआ। आज वो पेपर्स छपते हैं, उनकी वेबसाइट्स है, उनकी डिजिटल फुटप्रिंट है। बीजेपी झूठ तो ढंग का बोले, झूठ तो ढंग, या तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट झूठ बोल रहा है 359 करोड़ की। ठीक है, जल्दी से मुनीश ने एक बार हाथ रेस किया। देखिए, ईडी ने तो बहुत मनोहर कहानियां रची, मनगढ़ंत कहानियां रची ईडी ने तो बहुत मनोहर कहानियां रची। वो मनोहर कहानियां टिक कहां रही हैं? और अगर ईडी की ही मान लीजिए तो हेमंत बिश्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, तमाम ऐसे लोग हैं, नारायण राणे, कौन ऐसा नहीं है जो जेल में ना होता। ईडी की बातें मत मानिए। ईडी जो है वो मोदी जी की प्राइवेट एजेंसी है, जिससे सरकारें गिराई जाती है, लोगों को डराया धमकाया जाता है। कांग्रेस को गलत चुन लिया, हमें कोई डरा नहीं सकता। लेकिन अंजना जी, मैं ये कहना चाहती हूं,
एजेएल और यंग इंडियन का रिश्ता नॉट फॉर प्रॉफिट है. दैट इज द बेस लाइन ऑफ दिस केस. दैट्स द बेस लाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, एक काउंटर आर्ग्यूमेंट मैं आपको हर आर्ग्यूमेंट करने दे रही हूँ, लेकिन जब नेहरू जी ने डिबेट को पूरा देख कर जाइए. अब बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया बदतमीजी करेंगे तो अंजना ओम कश्यप भी क्लास लगाएंगे, साथ के साथ सुप्रिया श्रीनेत भी क्लास लगाने वाली हैं. तो डिबेट देखिए. जेल शुरू किया तो 5,000 शेयर होल्डर्स थे. 5,000 कुछ सोच के किया होगा ना उन्होंने कि किसी एक की उस पे वर्चस्व नहीं चलेगा. लेकिन जब आप यंग इंडिया लिमिटेड खोलते हैं तो क्या सोचकर 38 यानी लगभग कितना हो गया? 76%. 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास. क्यों? मैं कुछ बताना चाहता हूँ. गलत तथ्य रख रही हैं टीवी पे, मैं उत्तर देना चाहता हूँ. मैं बताती हूँ अंजना जी. काउंटर क्वेश्चन जब बाद में सरकार करिएगा ने उनके समय पे. एनसीएलटी में, अरे भाई रुक जाइए, ये गलत बात है. नहीं अंजना जी, गौरव जी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर. मैं आ रही हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन है, उनसे जवाब लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगी. बोलिए जल्दी से सुप्रिया जी. मतलब 76% एक ही फैमिली में क्यों? अंजना जी अगर मैं आपकी ही बात मैं बताती हूं, अगर आप ही की आर्ग्यूमेंट को मैं लूं और मैं कॉर्पोरेट जगत को थोड़ा बहुत समझती हूं, फाइनेंस बहुत जबरदस्त किया है, तो भूषण स्टील को जब टाटा स्टील को बेचा जा रहा था एनसीएलटी में, सरकार की एनसीएलटी में, तो फिर क्यों कन्वर्जन कर दिया गया और सारा शेयर टाटा स्टील के पास क्यों चला गया? ये तो कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन था. यहां पर तो नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रांजैक्शन किया जा रहा है और यहां पर पूरा भूषण स्टील टाटा स्टील का मामला नहीं है ना. तो भूषण स्टील टाटा स्टील दो कॉर्पोरेट्स की बात क्यों नहीं है ना भाई? क्यों कैसे नहीं है? है? अरे डेट टू इक्विटी कन्वर्जन है. चल, अरे भैया गौरव जी जवाब दीजिए. कन्वर्जन है. कंपनी गौरव जी की जवाब बात दीजिए. है. आपको ये आर्ग्यूमेंट मानना पड़ेगा. आप लोग ना समझे वो अलग बात है. आपको ये आर्ग्यूमेंट मानना पड़ेगा. चलिए, Debt to अंजना जी, equity शांत conversion कराइए. होता है, बोलिए गौरव. किया जाता है. ये बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कॉर्पोरेट इंडिया में. धन्यवाद. देखिए, सबसे पहले तो कैसे गलत आर्ग्यूमेंट दी जाते हैं. कह रही है 2015 में मिस्टर कटोच ने कहा कि इस तरह से कार्रवाई हुई और ये नहीं होनी चाहिए थी. मैं 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेके बैठा हूं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया अरे भैया ये है धोखाधड़ी, इसलिए केस चलेगा. बीच में ना बोले, शांत कराइए. बीच में ना बोले, शांत सुप्रिया कराइए. जी, सुप्रिया जी, शांत कराइए. शांत आपने अपनी कराइए. पूरी बात कही, अब उनको नहीं, बोलिए. जलेबी भाई तो आपको बुलाते हैं लोग. ओह, हरियाणा में आप जलेबी तो बना रही थी. मतलब क्या मैं हुआ पता हमेशा है ना? टाइम देखती हूँ बीच कि में मत बोलिए जलेबी कितनी भाई. देर के बाद ये शांत शुरू हो होगा. जाओ. प्लीज. तुम तो बिना पैंट के बैठते हो. तुम क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम पूरे कपड़े नहीं पहनते हो. तुम क्या तो आप बेवकूफी तो की बातें दलाल कर रहे हो. मुझसे आप तो बेवकूफी की बातें मत पत्रकार करना. रह के दलाली ढंग की बात करती हो. करने आओ आप तो ढंग बौखला की गई बात करो. दिल्ली बौखला गई. हम जो भी पत्रकार करते रह थे, के तो तुम पूरा दलाली आवाज करती बंद हो. कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए. मैं आप दोनों से कह रही हूं, देखिए आपे में आकर ऐसा कुछ मत बोलिए कि बाद में आपको एम्बैरेसमेंट हो. प्लीज टॉपिक पर रहिए, प्लीज अपने अपने विषय पर रहिए, एक दूसरे पर निजी कमेंट्स करने से बचिए. आपके भी घर वाले, हमारे घर वाले, सड़क पर लोग मिलते हैं, वो बातचीत करते हैं, क्यों इस तरह के अपशब्द बोलने हैं? आप दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टिक टू द टॉपिक. गौरव जी. अंजना जी, सबसे पहले तो अ स्पेड शुड बी कॉल्ड अ स्पेड. उनके बीच में कोई नहीं बोला, वो मेरे बीच में बोली. सबसे पहले जो सही है उसे सही कहना जरूरी है. सारे करोड़ों दर्शक देखते हैं, जब इनकी बारी पूरी हो जाती है तो मेरे बीच में बोलती है, गलत है. अब मैं आपको फैक्चुअल रिप्लाई देता हूं. सबसे पहले इन्होंने कहा, मिस्टर कटोच ने कहा. मिस्टर कटोच ने क्या कहा ये मायने नहीं रखता है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा 2016 में ये मायने रखता है. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक लाइन पढ़ रहा हूं, ये 2016 का जून का ऑर्डर है. In rejecting the prayer for quashing the proceedings against the petitioners is concerned, we find no justification in interfering therewith. इसका मतलब हम इंटरफेयर नहीं करेंगे. दूसरी बात इन्होंने देखिए कहा 2000 करोड़. भाजपा मूर्ख. अरे मूर्ख कौन है? भारतीय राजनीति में हर कोई जानता है. अब मेरे हाथ में हाईकोर्ट का जजमेंट है, ये देखिए हाईकोर्ट का जजमेंट है और इसकी तारीख है 7 दिसंबर 2015. क्या कहता है हाईकोर्ट? Considering the fact that AJL has sizable assets of 2,000 crore, it needs to be explained by petitioners as to what was the need to assign huge debt of 90 crores when this debt could have been easily liquidated by AJL from its sizable assets. अगर हिंदी में ट्रांसलेट कर दूं, क्या जरूरत थी जब 2000 करोड़ रुपए के आपके असेट्स हैं कि आपने 90 करोड़ का डेट लेके और जो है सारे शेयर ले लिए. आप 100 करोड़ के एसेट बेचती, 90 करोड़ का डेट खत्म हो जाता. यह हाईकोर्ट ने कहा है, पैरा नंबर 32.
इसका मतलब झूठा कौन? कांग्रेस की प्रवक्ता। बिना पढ़े लिखे चर्चा में कभी ना आना, क्योंकि बीच में ना बोले। अंजना जी बीच में ना बोले, बीच में ना बोले, कोई बात नहीं। मूर्खता की बातें करते हैं आप। नहीं, बीच में ना बोले। टॉपिक अधिवक्ता होकर महामूर्खता की बातें कर रहे हैं। बरनौल है भैया, बरनौल है, बरनौल लगाइए, जली हुई है, भस्म ना हो जाए। एसेट से उसको बेचकर पैसा दिया जा सकता था। बरनौल तो आज आप मेरे बीच में क्यों बोल लगाइए, रही आपकी है? जल रही है आज बरनौल आपको जरूरत है। अरे भाई देखिए, ऐसा है अंजना जी, ये मत कीजिए, तरीका मत देख रहे कीजिए, हैं। ये सोशल मीडिया यहाँ मत लाइए आप लोग। मैं कह रही हूँ मुनीश, एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या ये जो एसेट्स को सेल करने की बात हो रही है, क्या ये मुमकिन था कि एसेट्स सेल करके जो ऋण था कि कांग्रेस पार्टी से भाई 90 करोड़ ऋण लिया है, वो वापस दिया जा सकता था? देखिए अंजना, इसमें ईडी ने जो केस बनाया हुआ था वो मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया हुआ था, और उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जब उन्होंने जांच की तो उनको पता चला कि 50 लाख रुपए, जो सीधे तौर पे ईडी का केस बनाया हुआ था कि 50 लाख रुपए खर्च करके आपको 2000 करोड़ की प्रॉपर्टीज मिल गई, ये ईडी ने केस बनाया हुआ था। और मनी लॉन्ड्रिंग को दिखाते हुए ईडी ने कई सारे। एक और सवाल है, ये एसेट एस्टिमेशन किसने किया कि 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, कि वो उस पे भी आर्ग्यू कर रही है? देखिए, वो जो आर्गुमेंट है वो अलग अलग तरीके से है। मामले की जब जांच शुरू हुई थी और मामला जब आखिरी तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टीज थी जो ईडी ने अटैच की या फिर जिन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई किया गया था, उनकी वैल्यूएशन जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रही। ठीक है, तो जब आखिरी में ईडी ने उसकी वैल्यूएशन किया तो उसमें आया था लगभग 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो बढ़ते बढ़ते 1200 करोड़ रुपए की हुई। देखिए, वो पॉलिटिकल है कि ये 2000 करोड़ की है या 800 करोड़ की है, 900 करोड़ की है, लेकिन ईडी ने जहां तक अपने जो जितनी भी उनकी रिलीज थी उसमें उन्होंने मेंशन किया कि लगभग 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज थी जो कि ईडी ने अटैच की हुई है अलग अलग जगहों पर। गौरव जी पूरी कीजिए अपनी बात। नहीं अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ, बट एक दूसरे पे अटैक मत कीजिएगा गौरव जी, नहीं तो फिर मेरे लिए मुश्किल होगी। प्लीज स्टिक टू द टॉपिक। नहीं, वो कर रही हैं। मैंने अपने पूरा समय कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, हाई कोर्ट जजमेंट, क्या कानून होता है, इसी पे बात करी है। आप करना, आपका काम ही यही है, आप करना। मैं एक बात और कहना चाहता हूं। देखिए, यहां मुनीश पांडे जी बैठे हैं, आप उनसे ये सवाल पूछिए, पहला क्या जो पहला क्रिमिनल केस है वो खत्म हो गया? अभी कांग्रेस की प्रवक्ता क्या कह रही थी, 12 साल लग गए। आप ये बताइए, प्राइवेट कंप्लेंट में एक बार जब ट्रायल चल रहा है तो क्या उसमें जांच एजेंसी का काम है? वो तो कोर्ट तय करेगा ना कि अगली तारीख कब होगी, कब खत्म होगा मुकदमा, और ये तो प्राइवेट कंप्लेंट का मैटर है। दूसरी बात, मुनीश जी, डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और लताड़ लगने वाली है बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया की, तो पूरी डिबेट देखिए। से पूछिए, ये जो मैंने हाईकोर्ट जजमेंट में बताया 2000 करोड़ का मामला है, आप ईडी के केस को अभी के लिए भूलिए, पहला जो केस चल रहा है उसमें 2000 करोड़ का एस्टिमेट, तो ये हाईकोर्ट के जजमेंट में आया है, पैरा नंबर 32। क्या कॉग्निजेंस नहीं लेना राहत है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए पहले केस में, जो पहला मेन केस है? ये पूछिए मुनीश पांडे जी से। अंजना जी, आप मुझे बोलने दीजिए। इसके बाद आ रही हूँ, एक बार मुनीश से कमेंट लेना। प्लीज वेट, प्लीज वेट। देखिए, जो गौरव भाटिया जी ने कहा उसमें एक तथ्य जो सबके सामने रखना चाहूंगा मैं कि जांच 12 साल की नहीं है। मामला शुरुआत में कोर्ट में था, लोअर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसके खिलाफ में फिर हाई कोर्ट में गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, और सारी कोर्ट के जो डायरेक्शन थे वो यही थे कि इस मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो तथ्य हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। और तथ्य उसमें जो आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, उसके बाद में ईडी ने जांच शुरू की। हाँ, 4-5 साल की जांच जरूर ईडी ने की है, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी तमाम जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे। दूसरा, जो ईडी ने बड़े आरोप इसमें लगाए हुए थे, और ये सबको समझने की जरूरत है, मामला सिर्फ प्रॉपर्टीज तक लिमिटेड नहीं था। जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई गई थी वो सेक्शन 25 ऑफ इनकम टैक्स के तहत बनाई गई थी, यानी कि आप किसी तरीके का मुनाफा नहीं कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आपको रेंट के जरिए पैसा आ रहा था, जो फेक इनवॉइसेस वहां पे थी, और ये सारे आरोप हैं। ये तथ्य हमारे नहीं है, ये ईडी के तथ्य हैं। ईडी ने ये आरोप पत्र में दाखिल किए हैं, इसके लिए मैं बता रहा हूं। ये जो बोल रहे हैं, आप गलत फैक्ट्स बोल रहे हैं। ठीक है, वो पूरा कर ले, फिर आप जवाब दीजिएगा। पूरा कीजिए आप 2 लाइन में। गलत है मुनीश जी। मुनीश, बात पूरी कीजिए। क्या बोल रहे हैं? जो ईडी ने अपने आरोप लगाए हैं सुप्रिया जी, मैं वो बता रहा हूं। मैंने पहले ही बोला कि ईडी के आरोप है, ये मेरे कोई तथ्य नहीं है इसमें।
तो ईडी ने जब जांच शुरू की और उनको ये सारी चीजें पता चली, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है, उसके बाद ही प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, उसके बाद ही आरोप पत्र दाखिल किया गया इस मामले में। ठीक है, अब आप इसका जवाब दीजिए। यंग इंडिया लिमिटेड नॉन प्रॉफिट, यहां तक तो आप भी सहमत होंगी, लेकिन क्या रेंट लिए जा रहे थे और जो अन्य प्रॉफिट्स हैं? सुप्रिया जी। अंजना जी, सबसे पहले तो जो ईडी के आपके रिपोर्टर हैं वो कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें बोल रहे हैं। सेक्शन 25 इनकम टैक्स एक्ट की नहीं, सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड सेक्शन 8 ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट के तहत यंग इंडिया का गठन हुआ था। पहले तो ये एक इन्होंने गलत बात बोली कि आईटी एक्ट नहीं, कंपनीज एक्ट के तहत हुआ था, वो गलत था तथ्य। दूसरा, ईडी ने जो कह दिया, क्या वो ब्रह्मवाक्य है? मैं तो ये पूछना चाहती हूं। अरे ईडी जांच एजेंसी है, जब कोर्ट जाती है तो उनका केस धराशायी हो जाता है। ईडी ने 2014 के बाद से अभी तक 6312 मुकदमे दर्ज किए हैं लोगों के खिलाफ। 95% इंडिया की ऑपोजिशन के खिलाफ है। 120 लोगों के खिलाफ अभी तक दोष सिद्ध कर पाए। ये तो ईडी की क्रेडिबिलिटी है। ईडी की क्रेडिबिलिटी तो यह है कि जिनके खिलाफ करती है वो बीजेपी का दामन थाम ले तो ईडी खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, यहां पर कुछ तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कही गई हैं, वो सही करनी जरूरी है। रेंट राहुल गांधी के पास आता था। राहुल गांधी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के शेयर होल्डर है, एक पैसे का रेंट उनके पास नहीं आता है। अधिवक्ता तो आप कैसे हैं वो तो सारी दुनिया जानती है, आपको कॉर्पोरेट की भी थोड़ी बहुत समझ नहीं है। यहां पर कहा गया एसेट ट्रांसफर हो गए, एक एसेट एजेएल का ट्रांसफर नहीं हुआ है यंग इंडियन को। सारा का सारा एसेट यंग इंडिया का यंग इंडिया के पास ही है। बीच में मत बोलिए ना पत्रकार अच्छी, अरे तुम्हें तो वो भी नहीं दिया, गौरव जी उनको बोलने दीजिए। लेकिन ये ईडी का ही डेटा है, फिर से ईडी के कुल केसेस जो है उसमें सिर्फ 3% केसेस नेताओं पर है। आप जो कह रही हैं कि 96% मामले जो है वो ऑपोजिशन लीडर्स पर है, ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ 3% केसेस। जी मैं बोल लूं तो आप गौरव जी प्लीज। जब्त होती है तुम्हारी। सुप्रिया जी अभी बताओ मैं कैसे जमानत जब्त हुई थी? अंजना जी, अब आपको उनकी बातें बिल्कुल पर्सनल अटैक नहीं लग रही है, आपको टोकना चाहिए। बिल्कुल लग रही है, मैंने उनको 3 बार टोका है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी प्लीज स्टॉप दिस, क्यों ऐसा कर रहे हैं? चलिए कोई बात, आपको खुद भी अच्छा नहीं लगेगा जब आप बाद में सुनेंगे कि मैंने क्या बोला। अंजना जी एक मिनट रुकिए, उन्होंने कैसे कहा कि अधिवक्ता कैसे बने? एक मिनट रुकिए, एक मिनट चुप होइए। अधिवक्ता कैसे बने, कैसे कहा आपके प्रोग्राम में? बताइए। अंजना जी मैं बोल लूं, ये आप भी उन पर अटैक कर रहे हैं, वो भी आप पर अटैक कर रही है। अब इसका तो एक ही उपाय है ना कि दोनों का मैं आपकी आवाज बंद कर दूं। प्लीज अब हो गया गौरव जी, आपने भी जितना बोलना था उससे ज्यादा ही बोल लिया है। प्लीज वापस टॉपिक पर आने दीजिए। सुप्रिया जी सवाल पर आते हैं। ईडी ने यह कहा है कि अभी तक जो उनके मतलब सबसे ज्यादा जो मार्च 2025 तक का आंकड़ा है जिसमें उन्होंने 1,54,594 करोड़ की संपत्तियां अटैच की हैं, 96% मामलों में सजा उनकी हुई है, 3% केसेस सिर्फ नेताओं पर है, और आप कहती हैं 90% से ज्यादा ईडी के केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पर है। अंजना जी, मैं पार्लियामेंट के डेटा का जिक्र कर रही हूं यहां पर, ना आज तक का ना अपना। पार्लियामेंट में लिखित में सरकार ने यह डेटा दिया है 10 दिन पहले। पिछले 10 सालों में 193 एमपी एमएलए नेताओं पर केस दर्ज हुआ है, जिसमें से 96% केसेस ऑपोजिशन के खिलाफ हैं। 10 सालों की बात कर रही हूं मैं, और ये पार्लियामेंट का डेटा है, अनइम्पीचेबल होना चाहिए। नहीं, आप कह रही आउट ऑफ लीडर्स 96%, लेकिन उनके कुल केसेस में सिर्फ 3% पॉलिटिकल नेताओं पर है। ये ईडी का डेटा है, मैं भी कोई अपना पर्सनल डेटा नहीं दे रही हूं। अब अपनी बात पूरी कीजिए जो वापस आप आर्ग्यूमेंट कर रही थी। पिछले 10 सालों में 193 एमपी एमएलए और नेताओं पर केस हुआ है, 96% ऑपोजिशन के। अनइम्पीचेबल फैक्ट है जो मैं आपके चैनल पर रख रही हूं, आपके दर्शक समझ जाएंगे इसको। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। और जो बीजेपी प्रवक्ता धज्जियां उड़ाई है सुप्रिया श्रीनेत ने, आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। एजेएल का एक भी एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ है। जो रेंट आता है वो एजेएल के जो नवजीवन, नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज चलाया जाता है उसको चलाने में लगता है। उनकी सैलरी, उनकी ग्रेचुटी, उनकी पेंशन, उनका वीआरएस, उनके बिजली के बिल, उनके बाकी चीजों पे जाता है। यंग इंडिया के शेयर होल्डर को एक पैसा नहीं आता। अगर ये मूलभूत समझ नहीं हो पा रही है, वाईआईएल तो नॉन प्रॉफिट था ना, तो कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट समझने का क्या है इसमें? वाईआईएल तो नॉन प्रॉफिट था ना। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। नेशनल हेराल्ड केस पर जो राहत कांग्रेस को मिली है उसको लेकर बीजेपी बौखलाई भी है। बीजेपी के प्रवक्ता आकर अब और कुछ सफाई देने लगते हैं।
अब कुछ कहने लगते हैं। जो पहला केस चल रहा था, जो प्राइवेट कंप्लेंट पे ईडी ने जो है छानबीन की, जांच की, उसमें अभी कोई राहत नहीं मिली है, तो कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तो वहीं पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के सारे आर्ग्यूमेंट को धाराशायी कर दिया, साथ के साथ ईडी के भी आर्ग्यूमेंट कोर्ट में धाराशायी हो गए, जिसके बारे में सुप्रिया श्रीनेत ने बताया। सुप्रिया श्रीनेत ने फाइनेंस के बारे में भी बताया, किस तरीके से कंपनी टू कंपनी जो है जो ट्रांसफर की जाती हैं, उसके ट्रांजैक्शन होते हैं और एसेट्स को नहीं बेचा जाता। जो हर बार इस डिबेट में आप लोगों ने सुना होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता भी और गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप भी यही लगातार बोल रही थी कि अगर 90 करोड़ का लोन था, 2000 करोड़ के एसेट्स थे, तो फिर उसको 100 करोड़ के एसेट्स बेच के उसका कर्जा क्यों नहीं चुकाया गया। तो सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी, वो यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि एसेट्स को नहीं बेचा जा सकता। जो यंग इंडिया कंपनी बनी थी, वो नॉन प्रॉफिट कंपनी थी और एसेट्स को बेचकर कोई भी लोन नहीं चुकाया जा सकता था। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। तो सुप्रिया श्रीनेत ने खूब गुस्से में बोला कि अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो आगे बात क्या की जाए, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता भड़क जाते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता गुस्सा हो जाते हैं और बदतमीजी करने लगते हैं। आप लोगों ने इस डिबेट में देखा ही होगा। तो बीजेपी के प्रवक्ता जब बदतमीजी करते हैं, तब सुप्रिया श्रीनेत उनकी और लंका लगाती हैं, उनकी धज्जियां उड़ाती हैं। साथ के साथ गोदी मीडिया एंकर पर भी बीजेपी प्रवक्ता खिसियाने लगते हैं। तो अंजना ओम कश्यप भी थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाती हैं, लेकिन उस लेवल का गुस्सा नहीं दिखाती हैं जो दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर यही बदतमीजी कोई और अपोजिशन का प्रवक्ता करता, तो ये गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप या फिर कोई भी गोदी मीडिया एंकर होता, तो उसको उठाकर भगा देता, डिबेट से भगा देता, उसकी आवाज को बंद कर देता, उसको जो है बहुत ज्यादा सुनाता। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ने जब ऐसा किया, तो गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप ज्यादा नहीं बोल पाई, ओफो इस तरीके से किया और खामोश हो गई। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं, कमेंट जरूर करके जाइए। और जो नेशनल हेराल्ड केस में जो भी कोर्ट का फैसला आया है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं, जरूर बताइए कि उससे कांग्रेस को राहत मिली है या नहीं मिली है, या फिर ये केस में कोई दम है या नहीं है। और जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जैसा कि बताया गया था, ईडी भी 4-5 साल की मतलब जांच कर चुकी है और कोई भी सबूत उनके हाथ नहीं लगा, सिर्फ जांच ही चल रही है। तो ईडी के आर्ग्यूमेंट कोर्ट में फेल हो गए, कोई भी मतलब इस पर अभी एक्शन नहीं लिया गया है। तो जो कोर्ट ने राहत दी है, वो कितनी बड़ी राहत कांग्रेस के लिए साबित होगी, आप लोग इसके बारे में जरूर बताइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए। और आप लोग ये भी बताकर जाइए कि आज की डिबेट में सबसे पहले बदतमीजी किसने शुरू की थी, सबसे पहले किसने उल्टा सीधी भाषा का इस्तेमाल किया। जो फैक्ट्स थे वो जो है सामने नहीं रखे गए, तर्क को सामने नहीं रखा गया। आप लोग जरूर बताइए कि सबसे पहले कौन बदतमीजी डिबेट के अंदर करता है, किस पार्टी का प्रवक्ता होता है जो बदतमीजी करता है, कमेंट जरूर कीजिए। और इस डिबेट में सबसे ज्यादा बेस्ट आपको प्रवक्ता कौन सा लगा, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत या बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया, किसने इस टॉपिक पर, जो फिर डिबेट का टॉपिक था नेशनल हेराल्ड केस के बारे में जो डिबेट में चर्चा चल रही थी, इस टॉपिक पे किसने सटीक बातें बताई, किसकी बातें आपको समझ में आई, किसकी बातें आपको अच्छी लगी, किसकी बातें सच्ची थी। तो आप लोग उस प्रवक्ता का नाम बताकर जाइए जिसने इस डिबेट में बहुत शानदार तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट को रखा, कमेंट जरूर करके जाइए।